रहमतुल्लाह फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हबीबीस वर्ल्ड। आज हम जनरल इलेक्शन 2024 में मुसलमानों का क्या रोल होगा, मुसलमान किसे वोट देना चाहिए और मुसलमानों का क्या रोल होना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप इसी पार्टी को वोट दो या उस पार्टी को वोट दो, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको थोड़े चीज़ों को याद दिलाऊँगा कि आपको ये चीज़ों को याद रखना है। आप जब ये वोट करने के लिए जा रहे हैं तो आपको ये बात याद रखना है, जो आज मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ों को आपको याद रखना है। मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, फिर भी आपको इन चीज़ों को याद रखना है। हमारी मेमोरी बहुत कम है, इन चीज़ों को आपको याद रखना है, ओके। और इन चीज़ों को सिर्फ हमें ही नहीं याद रखना है, यहाँ के 97% जो लोग हैं इन सबको याद रखना है। इनमें कौन कौन आते हैं, इनमें देखो जो पिछड़े बैकवर्ड क्लास के हैं, जो SC ST हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो मुस्लिम्स हैं और जो बुद्धिस्ट हैं और जो कोई भी दूसरे पिछड़े इसके लोग हैं ना, इन सबको इस बातों को याद रखना है। लेकिन मैं उन सब चीज़ों को लेके नहीं आ रहा हूँ यहाँ पे हमारा रोल क्या होगा एज ए मुस्लिम, हमारा रोल क्या होगा, मैं इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ और हमें किन चीज़ों को याद रखना है। मैं आपको बोलता हूँ, देखो सबसे पहली बात, बीमारी आई, राइट। इंडिया के अंदर बीमारी आई, वो पूरे दुनिया में फैली, वो आई थी चाइना से, कोरोना। ये कोरोना जो आई ना, इसको क्या किया, उठा के इतना प्रोपेगेंडा किया, मीडिया ने इतना इसको उछाला, तबलीगी जमात के ऊपर डाल के छोड़ दिया। आपको याद है ना, ये याद है या भूल गए? तबलीगी जमात, तबलीगी जमात, तबलीगी जमात बोल के कोरोना को जरीना बना के छोड़ा उसको। देखिए, मरकज और तबलीगियों ने जो कृत्य किए थे वह वास्तव में अक्षम्य था। और अक्षम्य इसलिए था क्योंकि बीमारी होना यह अपराध नहीं है, लेकिन अब बीमारी को यह जानते हुए कि छुपाना कि संक्रमण बढ़ सकता है और उसके बाद छुपा करके और उसके कैरियर के रूप में काम करें, यह अक्षम्य अपराध है। और कोरोना जैसे मामले में मुझे लगता है तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों ने यह काम किया और जगह जगह जाकर के संक्रमण फैलाने का काम किया। समझ रहे हैं आप। दूसरी बात आके हिजाब का मामला कितना उठा। ये इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे एक लड़की का दुपट्टा खींचने की वजह से यहाँ पे महाभारत हो गया। तो यहाँ के गैरतमंद लोग ऐसे लोग थे, तो ऐसे लोग हैं यहाँ पे। सिर्फ हिजाब बोल के जो टर्म है उसको अगर आप कन्नड़ा में या हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में बोलेंगे, उसे सरगू बोलते हैं, उसे दुपट्टा बोलते हैं, उतना ही है ना वो। उसे अरबी में हिजाब बोलते हैं। सिर्फ नाम हिजाब बन गया बोल के उसे इतना प्रोपेगेंडा, उसे इतना एक गंदा तरीके से उसको पेश करके लड़कियों के दुपट्टे को रोड में से भी उतार रहे थे। स्कूल में बच्चियों को जाने नहीं दे रहे थे, कॉलेज में बच्चियों को जाने नहीं दे रहे थे। आपको तो वो मुस्कान का फेमस केस भी मालूम है आपको, तो इसे आपको याद रखना है, आपको ये याद रखना है। मैं कॉलेज गई, एजुकेशन में जैसे कॉलेज जाती हूँ, मैं गई असाइनमेंट देने के लिए गई, मुझे बाहर से ही रोका गया था, रोड पे मतलब ऐसे थे। सो बोले बुरखा काट के तू अंदर जा, तुझे अगर पढ़ाई करनी है तो बुरखा काट अंदर जा, नहीं तुझे बुरखा पहनना है तो तू सीधा घर चले। और तीसरी बात, ये हलाल का मामला। हलाल क्या है? हराम का हलाल का अपोजिट है हराम। मतलब जो खा नहीं सकते, मतलब गंदा खाना, और हलाल आके अच्छा खाना, इसे कंट्रोवर्सी बनाना ज़रूरी था क्या? अगर आपको गंदा खाना खाना है तो खाओ, आपको कौन नहीं रोक रहा है? कोई आके आपको रोक रहा है क्या? अगर मैं अच्छा खाना चाहता हूँ, इसमें रिलीजन कहाँ से आ गया? फिर भी इसको सिर्फ नाम हलाल बोल के है बोल के इसको लेके इतना प्रोपेगेंडा किया। मैं आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है, ये बात याद रखना है। अगर इसी तरीके से आप देखेंगे, ये कौ विजिलेंटिज्म जो चल रहा था, ये क्या है? ये नहीं है क्या? हमारे पास गवर्नमेंट है, हमारे पास पुलिस है, हमारे पास कोर्ट है,
हमारे पास मिलिट्री है, ये सब है ना। ये कौन है बीच में? कोई कौ विजिलेंटिज्म बोल के शुरू होके वहाँ पे इसमें नॉर्थ में 2 लोगों को जला दिया, यहाँ पे कर्नाटक के अंदर एक जो कौ लेके आ रहा था उसको लेके जाके मार दिया जान से। तो ये कितना ख़राब चल रहा था, आपको तो मालूम है ना, आपको मालूम है। अभी आपको ये सब याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। इलेक्शन तभी रहेगा, इलेक्शन के लिए आप जब वोट डालने के लिए जा रहे हो तो आपको ये बात याद रखना है। ये कौ विजिलेंटिज्म, ये जो गोरक्षक बोल के यहाँ वहाँ पकड़ के जान से मार रहे थे लोगों को, ये गुंडाइज्म जो चल रहा था, आपको इसके बारे में भी आपको याद रखना है। ओके, और उसके बाद मैं देखो अजान 5 मिनट भी नहीं आता हो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट भी नहीं आता वो अजान का इतना बड़ा मसला चला। आज तक चला था क्या? इंडिया के अंदर आपने कभी इतने अजीब अजीब काम होते हुए देखा था क्या? 5 मिनट भी नहीं होता ना अजान का लेके इतना बड़ा उसको उछाला, इतना बड़ा उसको एक ये बना के छोड़ा। देखो इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। Greetings, Brass Tax. I'm Zaka Jacob. After hijab and halal, now it's the turn of the azan. Right-wing groups are targeting the Muslim call to prayer, which blares out of loudspeakers, and particularly so during the month of Ramzan. इसी तरीके से इंडिया बेंगलुरु के अंदर, कर्नाटका के अंदर मुस्लिम रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया। मुस्लिम जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं उनको ख़त्म कर दिया। देखो आज मुसलमानों का जो रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं ना, कल वही होगा SC ST के बारे में भी, उधर भी आएगा ना। इसी तरीके से क्रिश्चियनों के बारे में भी आएगा। ये रिजर्वेशन क्यों है? रिजर्वेशन का हमें रिजर्वेशन के बारे में क्यों बात करना है? रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है ना। 5000 साल तक एक बहुत ही बड़े तबके को पढ़ाई से दूर रखा था, तो उनके लिए और 5000 साल तक रिजर्वेशन तो चाहिए ना। अगर इंसाफ कर रहे हैं तो इसीलिए रिजर्वेशन होता है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे मुसलमानों में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए रिजर्वेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे तो पर्टिकुलरली टारगेट करके कर्नाटका के अंदर मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में टारगेट किया था। वो बात आपको याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। याद रखेंगे ना सरकार को। ये आप देख सकते हो, फ्लॉड सुप्रीम कोर्ट ऑन कर्नाटका मुस्लिम कोटा कट बिफोर पोस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कर्नाटका सरकार को फटकार लगाई है। अभी स्टे नहीं लगाया ऑर्डर पर, उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन कर्नाटका सरकार ने जो 4% कोटा है मुस्लिम्स का, उसको खत्म किया था, उसको एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राइमा फसाई, मतलब कि एक बार देखने में ऐसा लगता है कि ये जो डिसीजन है वो शेकी है, फ्लॉड है। मतलब कि कर्नाटक सरकार ने सही तरीके से डिसीजन नहीं लिया और इस तरह से 4% कोटा खत्म कर देना मुस्लिम के लिए वो सही नहीं है। और उसके बाद में देखो ये CAA, NRC, NPR, देखो जिस किसी को भी जो कोई भी सताया हुआ है वो तो सताया हुआ ही है ना, कोई भी कंट्री से हो, किसी भी। अगर आप ये रिलीजन बेस्ड क्यों चाहिए, रिलीजन बेस्ड क्यों चाहिए, इतना रिलीजन बेस्ड क्यों करना है इसको? तो आपको ये याद रखना है, ये CAA, NPR, NRC ये क्या है, ये क्यों लाया गया था, इससे क्या, सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स ही लग रहा है मुझे। ओके, तो इसको आपको याद रखना है। इसी तरीके से ये इन 10 सालों में ये जो गोदी मीडिया है उसका जो रोल था, जिस तरीके से वो मुसलमानों को पोर्ट्रे कर रही थी। देखो गुनहगार तो गुनहगार है, गुनाह जो करता है उसको सज़ा मिलना चाहिए। यहाँ पे पहले ये एंगल देखते हैं कि जो गुनाह कर रहा है वो कौन है, वो कौन सी जात का है, और जिसके ऊपर गुनाह हुआ है या विक्टिम है वो कौन सी जात का है, अप्रेसर कौन सी जात का है, विक्टिम कौन सी जात का है, देख के इसके बाद में मीडिया और कोई भी फैसला हो या मीडिया हो उसके ऊपर लेती है। ये क्या है, ये क्यों ऐसा है? हमें तो ऐसा लेना चाहिए कि चलो ये इसने गलती किया तो उसको वो सज़ा होना चाहिए। इसमें रिलीजन कहाँ से आ गया? इसमें ये क्यों देखना है कि जो विक्टिम है वो कौन है और जो अप्रेसर है वो कौन है? अभी यहाँ पे 25 करोड़ मुसलमान हैं,
25 करोड़ मुसलमान में आपको हर कोई थोड़ी अच्छा मिल जाएगा, उसमें विक्टिम भी बहुत रहेंगे, इसी तरीके से अप्रेसर्स भी बहुत रहेंगे ना, क्रिमिनल्स भी बहुत रहेंगे ना, तो आपको उनको सजा दो, इसमें रिलीजन कहाँ से आ गया। तो इसको जो कोई भी केस हुआ है जिसमें मुस्लिम एंगल हो सकता है उसको लेना, उसको मीडिया पोर्ट्रे करना, उसको मीडिया बहुत जोर तरीके से बात करना, तो इस तरीके से भी बहुत चल रहा था। ये भी आपको याद रखना है ये क्यों हो रहा था, इसे कोई स्टेप क्यों नहीं लिया गया, कोई स्टेप लिया क्या स्टेप लिया था, इसे छूट क्यों दी थी इस तरीके का, तो इसे हमें याद रखना है। इसी तरीके से मस्जिदों के सामने नाचना, मस्जिदों के सामने जाके गंदे तरीके से गलीज बात करना, ये सब हो रहा था, आपको मालूम है ना। रिलीजन हो, हर कोई जीना चाहता है भाई। ये पता नहीं कोई बाबर कितने साल पहले कुछ किया था तो उसके लिए हम क्यों जिम्मेदार लेंगे, हम क्यों जिम्मेदार हैं, नहीं हो सकता ना। हाँ, तो कुछ भी हो, एक अमिकेबल तरीके से, एक अच्छे तरीके से हम कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं ना। इसके लिए इस तरीके का हरकत करना ज़रूरी है क्या? इसके लिए देखो, कोई भी हो, मैं हूँ या मेरा भाई कोई और ज़ात का भी हो, पूरे भाई है ना, हमें मिलजुल के रहना है ना। इस तरीके का ये उछाल जो आ रहा था, इस तरीके का उछाल क्यों आ रहा था? हर मस्जिद के सामने डांस करना, उसके ऊपर चढ़ के क्या दिखे वो लगाना, ये सब क्यों चाहिए? ये सब चल रहा था, मैं बोल रहा हूँ ये सब आपको याद रखना है। इसी तरीके से देखो, यहाँ तक गिर गए थे जो तरकारी बेचते हैं ना, जो फ्रूट बेचते हैं ना, उनका भी नाम लेके, उनका भी नाम पूछ के उनको मार रहे थे। अगर कोई मुसलमान तरकारी बेचने वाला है तो उसे भी पकड़ के रोड में मार रहे थे। तो ये सब चल रहा था मेरे भाई, ये सब आपको याद रखना है, तभी आप जाएंगे। नेक्स्ट जनरल इलेक्शन होगा तो आपको इन सबको याद, आपको निकलना पड़ रहा है। कहाँ से हो आप? यूपी। नाम क्या बेचते हो आप? पैंट शर्ट। और ये सब क्यों होता है? तभी एक्सट्रीमिज़म बढ़ जाती है ना, उस टाइम ऐसा होता है। हमारा इंडिया ऐसा एक मुल्क नहीं था जहाँ पे आपको एक्सट्रीमिज़म देखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं था। हम देखो एक पीसफुल लोग हैं, हमें पीसफुल से ही रहना है। एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस ही इंडिया का एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, वरना तो बाहर देश वाले यही चाहते हैं कि इसकी जो ये सेक्युलर फैब्रिक है और जो पीसफुल जो को एग्जिस्टेंस है, इसे तोड़ने का ही चाहता है ना। इसे हमें नहीं बढ़ावा देना है, हमारे मुल्क को हमें बचाना है, किसी तरीके से हमें हमारे मुल्क को इन सब चीज़ों से बचाना है। और 2011 में जो सेंसस हुआ ना, उसके हिसाब से हमारा पॉपुलेशन इंडिया में हम 14% हैं। 14% का मतलब होता है कि नियरली सम 20 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, हम एक 20 करोड़ थे। अभी वो बढ़ गया होगा, क्योंकि सेंसस नहीं हुआ, हमें एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि हम कितने हैं बोल के। लेकिन ये 20 to 24 करोड़ जो भी है, 25 करोड़ तक जो भी है ना हमारा पॉपुलेशन, समझो कि ये बहुत ही बड़ा डिसीजन मेकिंग पॉपुलेशन है। 84 कॉन्स्टिट्यूंसी में हम एक डिसीजन मेकर तक बन सकते हैं, हम समझ रहे ना। लेकिन ये बार हमें इस बात को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि हम किसी एक को ही चुनेंगे। हमारे पास एक बड़ा महागठबंधन एक है और दूसरा के एक दूसरी पार्टी है। ओके, ये दोनों पार्टियों में हम किसकी तरफ जाना है ये हमें चुन लेना है। ओके, और दूसरा आके समझो कि कोई ऐसी पार्टी है जो आके मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है, और उसके साथ अगर आप समझेंगे कि कोई बुरखे वाले आ रहे हैं या कोई टोपी पहन के आ रहा है, तो आपको इतना समझ लेना चाहिए कि वो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। उनके तरफ आप कितने भी नंबर के मुसलमान बुरखे वाले उनके पीछे जाए या कितने भी टोपी वाले उनके पीछे जाए, आप इस गलत फैमिली में मत आना कि उसके अंदर का जो आदमी है वो मुसलमान ही होगा। ये इस बात के इसमें आप आना ही नहीं।
समझ रहे हैं? इनके पीछे थोड़ी ही मुसलमान हो जाएगा। इसी तरीके से कोई बुरखा डाले तो मुसलमान हो सकता है क्या? बुरखा जाके एक 500 रुपए दे देंगे तो बुरखा मिल जाएगा, और सबको एक 1000 बुरखे बांट के उसे ऐसे ही लेके घूम रहे हैं तो ऐसे भी हो सकता है ना। तो आपको बहुत होशियारी से रहना है। इस बार हम पूरे हिंदुस्तानी हम सिर्फ एक ही ऑप्शन चुनेंगे, दूसरा ऑप्शन हम नहीं चुनेंगे। और अगर हम लास्ट जनरल इलेक्शन है ना, अगर हम इसका हिसाब देखेंगे तो लास्ट जनरल इलेक्शन में 38% वोट है ना, ये बीजेपी को मिला था। 38% वोट में इतनी बड़ी जीत उनको हासिल हुई थी। तो समझो 20 to 25 करोड़ मुस्लिम अगर किसी एक पार्टी को ही चुने तो समझो हम कितना इम्पैक्ट ला सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको समझने की कोई और बात नहीं है कि आप इतना गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं कि हम बहुत बड़ा एक चुनावी फ़र्क कर सकते हैं कि अगर हमने पूरी इंडिया में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अगर हम सिर्फ एक पार्टी को चुने तो हम एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकर बन सकते हैं। ओके, और आपको और एक खुशखबरी है कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा तबका नॉन मुस्लिमों का भी जुड़ा हुआ है। ओके, और एक बेस्ट एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। यहाँ से एक SDPI यहाँ पे थोड़ा स्ट्रांग है कर्नाटका के अंदर, लेकिन कर्नाटका में SDPI ने अपने बहुत से कैंडिडेट्स को बहुत से जगहों से खींच लिया था, लड़ने नहीं दिया, इलेक्शन लड़ने नहीं दिया। जो यहाँ का लोकल इलेक्शन हुआ ना, वो इसमें क्या हुआ मालूम, मुसलमानों का वोट पूरा कंसोलिडेट हो गया, एक ही तरफ कंसोलिडेट हो गया और बटे नहीं, वोट बटे नहीं। तो यहाँ पे देखो कितनी बड़ी एक जीत हासिल हुई। जो जनरल इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन में हमें आके हमारे वोट को नहीं बांटना है। हमें ये देखना है कि अगर साउथ का अगर हम हिसाब लेंगे तो ये मुस्लिम पार्टीज थोड़े हैं, जैसे कि वो मुसलमानों के वोट के लिए खड़ के वो बहुत अच्छी तरह बयान करते हैं कि मुसलमानों के वोट के पीछे लगे रहते हैं। जैसे कि अगर आप केरला में देखेंगे तो IOML है, इसी तरीके से आप हैदराबाद में तेलंगाना में देखेंगे तो AIMIM है। इसी तरीक़ा से अगर कर्नाटका में और साउथ में थोड़ा SDPI भी थोड़ा फेमस है। इसी तरीके से अगर आप असम में और नॉर्थ में अगर देखेंगे तो अजमल साहब की पार्टी है। तो इन सब पार्टी मुसलमानों के वोटों के लिए डेफिनेटली खड़े हैं और अच्छे भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं कर रहे हैं बोल के, लेकिन इस बार कोई भी पार्टी हो, कहीं का भी पार्टी हो, तो हमें हमारे वोट को काटना नहीं है, हमें आके हमारे वोट को कंसोलिडेट ही करना है। ओके, कंसोलिडेट करके एक अच्छा आदमी को चुनना है जो सेक्युलर दिमाग का हो और जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की बात करता हो, कॉन्स्टिट्यूशन को उजाड़ने की बात नहीं करता हो। तो इसी तरीके का हमें आदमी को चुनना है इस जनरल इलेक्शन में। तो आप ये मत समझना कि अगर कोई पार्टी ऐसी है जो कॉन्स्टिट्यूशन को बिगाड़ने के बारे में बात करती है या इंडियन सेक्युलर फैब्रिक को तोड़ने की बात करती है। ऐसे पार्टियों में आप हज़ारों के बुरखे वाले देखेंगे या हज़ारों के टोपी वाले देखेंगे, तो भी आप ये मत समझना कि वो असली में मुसलमान है या मुसलमान नहीं है, हमें मालूम नहीं है। और ऐसे लोग क्यों उधर हैं जो इंडिया के सेक्युलर फैब्रिक को तोड़ना चाहती है, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद करना चाहती है, ऐसे जगह में क्यों खड़े हैं, ये हमें मालूम नहीं है। तो हम ऐसे लोगों के बारे में बात भी नहीं करेंगे, हम उनको मुसलमान समझेंगे भी नहीं। वो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह के हाथ में है कि वो मुसलमान है या नहीं है। हम रिलीजियस बेस्ड नहीं रहेंगे। इस बार हम कोई भी ऐसा आदमी जो कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद करने से रोके और एक्सट्रीमिज़म को बढ़ावा ना दे, इस तरीके का जो भी ग्रुप है ना, हम उसके साथ रहेंगे, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारे मुल्क को हमें बचाना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमें बचाना है। इसीलिए हम इसी तरीके का डिसीजन लेंगे। और हम 25 करोड़ के करीब हैं, क्योंकि जनरल सेंसस नहीं हुआ है 10 साल से, एग्जैक्ट हमें मालूम नहीं है। तो हम एक बहुत बड़ा तबका है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा मुसलमान इंडिया में हैं, समझ रहे हैं आप। तो हम इतना बड़ा तबका, अगर हमारा वोट कंसोलिडेट हुआ तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि हम जीत जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि देखो, अगर नहीं हुआ 5 सीट भी
या 10 सीट भी अगर हम फ़र्क कर सके तो ये बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? और ये एक बात हो गई। और दूसरी बात, जैसे कि एक बहुत बड़े बड़े हमारे लीडर हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब, इसी तरीके से IUML में भी बहुत से लोग होंगे, इसी तरीके से यूपी में भी बहुत से लोग होंगे। मैं इनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखो भाई, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें हमारे लीडरों को भी जिता के भेजना है, लेकिन आपको भी इस बार बहुत होशियारी से काम करना है। जहाँ भी हमारा तबका मोर देन 35 मोर देन 40% है ना, वहाँ पे आप आपके उम्मीदवार को खड़ा हो। ओके, यहाँ भी अगर बढ़ जाएगा, वोट बढ़ जाएगा तो भी नहीं जीतेंगे। इसीलिए आपको सेलेक्टिव मुस्लिम्स में भी 1 or 2 in 1 or 2 constituencies, like I am very असदुद्दीन ओवैसी साहब अच्छी तरीके से हमारे बातों को रखते हैं पार्लियामेंट में, तो हम सब चाहेंगे कि उनको MP बन के जाना है बोल के। इसी तरीके से आज़म खान साहब हैं यूपी में, इसी तरीके से IUML में भी होंगे, इसी तरीके से दूसरे जगह में भी होंगे। लेकिन इस बार कन्फ्यूजन नहीं होना है। इन बड़े बड़े लीडरों को अगर वो खड़े हैं, अगर वहाँ पे हमारा तबका ज़्यादा है तो हम उन्हीं को डालेंगे। लेकिन इन 4-5 लोगों को छोड़ के, इन 4-5 चेहरों को छोड़ के दूसरा कोई भी खड़े तो हम उनको नहीं डालेंगे, हमारा वोट हम नहीं तोड़ेंगे। समझ रहे हैं आप? 4-5 चेहरे जो इंडिया में हैं, अगर वो खड़े हैं उनको हम डालेंगे, उनको छोड़ के दूसरा कोई भी फलातुन खड़े हम उन्हें नहीं डालेंगे। हम हमारा वोट नहीं तोड़ेंगे, हम कंसोलिडेट ही करेंगे, हमारे वोट को हम कंसोलिडेट करेंगे। एक अच्छा ऐसा आदमी चुनेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हो, जो इंडिया के सेक्युलर फैब्रिक के साथ हो, एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा ना देता हो। इसी तरीके का हम चुनेंगे, वरना आप पछताओगे। नेक्स्ट जनरेशन हमारा आपको कोसेगा।